क्वेश्चन पहला दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें इसका उल्टा मानना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमने उल्टा मान लिया कि जो √5 है वो एक परिमेय संख्या है। तो अगर √5 एक परिमेय संख्या होगी तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि √5 बराबर हो जाएगा अंश बटे हर, जहाँ a और b क्या है, सह अभाज्य हैं, यानी कि एक दूसरे से कट जाएंगे। जहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, इसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे कि जहाँ पे a और b क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब क्या करना है, b का मल्टीप्लाई हम इसके साथ करा देंगे तो ये √5 b हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा a। अब a बराबर आ गया √5b, तो अगर दोनों पक्षों का स्क्वायर करा दे तो यहाँ से तो रूट हट जाएगा, तो लिखना भी पड़ेगा। जो हम करेंगे वही लिखेंगे भी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, जैसे √5 b है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे और a का भी स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे रूट से स्क्वायर कट जाएगा और 5 बचेगा और यहाँ पे b का स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा a का स्क्वायर। अब यहाँ से प्रमेय नंबर फर्स्ट यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि a² बराबर है 5 b² के, तो गुणनखंड क्या होता है, जैसे हमें अगर 4 का स्क्वायर निकालना है, या 5 का स्क्वायर कर दें या 6 का स्क्वायर कर दें, तो 6 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 गुणे 3 का स्क्वायर। तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर यानी कि 2 गुणे 3 और 2 गुणे 3, ये तो यही तो इसके गुणनखंड होते हैं। तो इसी तरह से दिया गया है कि जो a² का गुणनखंड है उनमें से एक नंबर 5 भी है। तो अगर a² का गुणनखंड 5 है तो a का गुणनखंड भी 5 होगा। ये प्रमेय नंबर फर्स्ट कहती है कि अगर a² का गुणनखंड 5 है तो a का गुणनखंड भी 5 होगा। अब यहाँ पे हमने ले लिया प्रमेय नंबर फर्स्ट कि a² का अगर गुणनखंड 5 है तो a का गुणनखंड भी 5 होगा, और b की जगह हम यहाँ पे कोई एक पूर्णांक मान लेंगे c, कि a बराबर हो गया यहाँ पे 5 c के। तो लिख लेंगे अतः, या लिखना हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अर्थात प्रमेय फर्स्ट से यदि a² का गुणनखंड 5 है तो a का गुणनखंड भी 5 होगा। ये प्रमेय नंबर फर्स्ट है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है। तो जब यहाँ पे a² का एक गुणनखंड 5 है तो a का गुणनखंड भी 5 होगा, और यहाँ पे हमने एक दूसरा ले लिया पूर्णांक c, तो इसको हम लिख देंगे 5c बराबर a, क्योंकि हमें b² की जगह c ले लिया। और यहाँ पे लिखेंगे भी कि जहाँ c एक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब होता है कि कोई नंबर है जो कि दशमलव में नहीं है,
यहाँ हो गया, इसको हम समीकरण 1 ले लिखेंगे, 5c बराबर हो जाएगा a, और इसको ले लिया हमने समीकरण नंबर 1। इसी तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि समीकरण 1 का पुनः वर्ग कर देंगे। समीकरण 1 का पुनः वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा और c का c स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर में हो जाएगा a स्क्वायर। ये हो गया इतना कि a स्क्वायर बराबर अब हो जाएगा 25 और c का स्क्वायर। अब a स्क्वायर का जो मान है उसको चाहे तो हम समीकरण में रख भी सकते हैं, यहाँ पे समीकरण में रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा अब 5, अतः 5b स्क्वायर, 5b स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह हमें रखना है 25c स्क्वायर। हमने मान रख दिया, 5 से इसको काटेंगे तो 5 से कट जाएगा, b स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5c स्क्वायर। तो जैसे यहाँ पे a स्क्वायर बराबर आया था 5b स्क्वायर, तो यहाँ पे b स्क्वायर बराबर भी आया है 5c स्क्वायर। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि b स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है तो b का भी एक गुणनखंड 5 होगा। जो कि प्रमेय यहाँ पे यूज हुआ है वही चीज़ हमें यहाँ पे लिखना है, सिर्फ यहाँ पे a है और यहाँ पे b है। तो लिखेंगे यदि b स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, एक गुणनखंड 5 है तो b का भी एक गुणनखंड 5 होगा। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा था सेम चीज़ वही लिख दिया। तो यहाँ पे जब हमने इस तरह का स्टेटमेंट लिया था तो a स्क्वायर बराबर 5c माना था। यहाँ पे हमें क्या करना है कि b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पे एक अलग से पूर्णांक मान लिया, b बराबर 5k मान लिया। यहाँ पे जैसे वहाँ पे c माना था, यहाँ पे हमने k ले लिया और लिख देंगे जहाँ k एक पूर्णांक है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से अगर देखेंगे तो इसका भी गुणनखंड 5 है और इसका भी गुणनखंड 5 है, यानी कि दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, 5 है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि a का गुणनखंड 5 है और b का भी गुणनखंड 5 है, यानी कि दोनों के जो कॉमन गुणनखंड हैं a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 5 है, जो कि कल्पना के विरुद्ध है, जो कि कल्पना के विरुद्ध है। इस तरह से हमें पूरा स्टेटमेंट लिखना होगा और लास्ट में हमें क्या करना है
कि जो हमने यहाँ पे √5 को परिमेय संख्या माना था तो लिख देंगे अतः या इसलिए √5 एक उल्टा लिख देना है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। हमने माना था परिमेय संख्या है, पर अब यहाँ पे लिख देंगे कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हमने लिखा था परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसमें थोड़ा सा लिखने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन होता है, तो हम अगर याद कर लेते हैं तो सबसे अच्छा होता है। बस नंबर चेंज हो गए, जैसे √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, √11 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।